हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी ट्रक ड्राइवर की कहानी होगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की ओर। ये सुनसान राजमार्गों पर किसी भी अन्य रात की तरह ही था, जो कहीं नहीं के बीच से होकर गुजरती थी। मेरा नाम जैक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक दशक से भी ज़्यादा समय से सुनसान सड़कों पर माल ढो रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंजन की आवाज़ और डामर का अंतहीन विस्तार आपको साथ देता है। उस रात मैंने खुद को सड़क के एक खास तौर पर खौफनाक हिस्से पर पाया, जो एक अभेद्य कोहरे से घिरा हुआ था। ऐसा कोहरा जो आपके चारों ओर एकदम घुटने वाला कफन की तरह लिपटा हुआ हो, दुनिया को छुपाए हुए हो। मेरे साथ सिर्फ धुंध को चीरती हुई मेरी हेडलाइट्स की मंद रोशनी और मेरी गाड़ी की छत पर बारिश की बूंदों की लयबद्ध धड़कन ही थी। मैंने सीबी रेडियो पर इस हिस्से के बारे में अफवाहें सुनी थी। एक ऐसी जगह जहां ट्रक वाले परित्यक्त कारों के बारे में फुसफुसाते थे, ड्राइवरों के बिना किसी निशान के लापता हो जाने की कहानियाँ। ये सबसे अनुभवी ड्राइवरों की रीढ़ की हड्डी में सीरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन मैं हमेशा ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाता था। वो उस रात तक था। जैसे जैसे मैं घुमावदार सड़क से गुजर रहा था, कोहरा घना होता गया, लगभग स्पर्शनीय। दृश्यता कुछ फीट आगे तक गिर गई और इंजन की धीमी गड़गड़ाहट दमनकारी सन्नाटे में समा गई। मेरी हेडलाइट्स की चमक धुंध से अपरिवर्तित हो रही थी, जो रात में प्रेत की तरह नाचती हुई डरावनी छायाएं बना रही थी। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक छाया, एक आदमी, या ऐसा लग रहा था, कोहरे में गतिहीन खड़ा था। मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मेरे अंदर का इंसान मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था। मैंने गैस कम की और ट्रक उसके बगल में रुक गया। वो अजीब तरह से पीला था और कोहरे उसके शरीर से भूतिया लबादे की तरह चिपका हुआ था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सिहरन पैदा की वो थी उसकी आंखें, बड़ी, गोल और काली। उसका मुंह, एक खुला हुआ मुंह, इस तरह से फैला हुआ था कि शरीर रचना के नियमों को चुनौती दे रहा था। मैं हिचकिचाया। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कुछ बहुत गलत था। मनुष्य प्राणी हिल नहीं रहा था, मेरी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो बस वहीं खड़ा था, कोहरे में घूर रहा था। मेरे गले में गांठ के साथ मैंने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन को तेज़ किया, मैंने उसकी तरफ देखा। तभी मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पर मुड़ी हुई विचित्र मुस्कान। मेरे अंदर घबराहट भर गई और मैंने गैस पैडल पर अपना पैर पटक दिया, जिससे कोहरे में लिपटा हुआ वो व्यक्ति पीछे रह गया। जैसे ही मैं गाड़ी चलाकर दूर गया, मैंने रेडियो माइक पकड़ा और अपने साथ ट्रक ड्राइवरों के साथ अपनी बेचैन करने वाली मुठभेड़ को साझा किया। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए एक बार गूंजने वाली हवा की लहरें शांत हो गई। कोई स्थिरता नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक बेचैन करने वाला शून्य जो बाहर के कोहरे को दर्शाता है। सड़क अंतहीन लग रही थी और मैंने एक्सीलरेटर को और ज़ोर से दबाया। इंजन विरोध में गर्जना कर रहा था। मुझे उस प्राणी से दूरी की ज़रूरत थी, शहर की रोशनी की सुरक्षा की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे मील धुंधले होते गए, कोहरा बना रहा, वो भी अड़िग। मैंने 100 मील से ज़्यादा की दूरी तय की और मुझे यकीन था कि वो जीप बहुत दूर है और मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूँगा। दूरी पर एक सुनसान पार्किंग स्थल दिखाई दिया और मैंने तय किया कि अब गाड़ी रोकने का समय आ गया है। थकान और डर ने मुझे जकड़ लिया और मुझे खुद को संभालने के लिए एक पल की सख्त ज़रूरत थी। मैंने इंजन बंद कर दिया, पर्दे बंद कर दिए और इस मुठभेड़ को महज कल्पना समझने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि रात अभी शुरू ही हुई थी और कोहरे में छिपी भयावहता अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सिर्फ थकान है जो मेरे दिमाग पर हावी हो रही है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे बंद कर दिए और अपने बिस्तर में लेट गया, उम्मीद करते हुए कि अस्वाभाविक रूप से बड़ी आँखों
और टेढ़ी मुस्कान वाली एक पीली आकृति की भयावह छवि रात के साथ फीकी पड़ जाएगी। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। घंटों करवटें बदलने के बाद आसान विनाश की भावना से मुझे झकझोर कर जगा दिया। पर्दे खोलने की कोशिश करते हुए मेरी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। पार्किंग स्थल टिमटिमाते हुए ओवरहेड लैंप की एक भयानक चमक में नहाया हुआ था, जिससे लंबी परछाइयां बन रही थी जो कोहरे में नाचती हुई सी प्रतीत हो रही थी। तभी मैंने उन्हें फिर से देखा। उनमें से 3 जीव, वे पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी काली आंखें ट्रक पर टिकी हुई थी। जब मैंने केबिन की लाइटें चालू करने की कोशिश की तो मुझे घबराहट होने लगी, जिससे उनके भयानक चेहरे पूरी तरह से दिखाई देने लगे। उनके मुंह खुले हुए थे जो ट्रक के धातु की दीवारों से गूंज रहे थे। केबिन की हवा में एक दूसरी दुनिया की मौजूदगी, एक दुष्टता थी जो मेरे अस्तित्व के हर छिद्र में समा गई। मैंने इग्निशन की ओर हाथ बढ़ाया, प्रार्थना करते हुए कि ट्रक दहाड़ कर चालू हो जाए और मुझे इस दुस्वप्न से दूर ले जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंजन चुप रहा, मानो अतिक्रमण करने वाले आतंक के विरोध में हो। जीव मेरी कमजोरी को भांपते हुए आगे बढ़ने लगे। उनकी हरकतें बहुत ही सहज थी, मानो वे डामर पर सरक रहे हों। उनकी गड़गड़ाहट तेज हो गई जो सुनसान पार्किंग स्थल में गूंज रही थी। मैं अपनी पीठ पर ठंडे पसीने को महसूस कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत ही हताश और निराश था। जब मैं बार बार चाबी घुमाता था तो मेरे हाथ कांपते थे ताकि इंजन चालू हो जाए। घुर्राहटें एक कर्कश ध्वनि में बदल गई और जीव मेरे करीब आ गए। उनकी आकृतियां भूख के एक विचित्र प्रदर्शन में विकृत हो गई। जैसे ही जीव ट्रक तक पहुंचने वाले थे, इंजन के चालू होने से मुझे राहत की लहर महसूस हुई। मैंने गियर को ड्राइव में डाला, ट्रक आगे की ओर झटका और जीव रिवियर मिरर में छिपकर रह गए। वे पीछे हो चुके थे। जैसे ही ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि जीव भौतिक दुनिया के नियमों से बंधे नहीं थे। उनकी भयानक घुर्राहटें दूर तक गूंजती रही, यहाँ तक कि शहर की रोशनी आखिरकार क्षितिज पर उभर आई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत की और मेरे डर से मैंने देखा कि जीव ट्रक के पीछे अप्राकृतिक गति से भाग रहे थे, किसी भी इंसान की गति से कहीं ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयाँ खुद मेरा पीछा कर रही थी। जैसे ही मैं शहर की रोशनी की स्वागतपूर्ण चमक में गाड़ी चला रहा था, वे जीव अचानक रुक गए। उनके मुड़े हुए रूप वहीं पर रुक गए। रेडियो ट्रक ड्राइवरों के बीच धीमी बातचीत से गूंज उठा। हर कोई सड़क के इस हिस्से पर अलौकिक के साथ अपने अपने मुठभेड़ों को साझा कर रहा था। कहानियाँ अलग अलग थी, लेकिन एक आग थमा देकर उभर आया। वे जीव अपनी भयावह आंखों और टेढ़ी मुस्कान के साथ एक दुष्ट शक्ति थे जो रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों की ओर खींचे चले जाते थे। कोई भी उनके उद्यम या उनके उद्देश्य को नहीं जानता था, लेकिन वे अपने पीछे भय का एक निशान छोड़ गए। जैसे जैसे मैं अपनी यात्रा जारी रखता गया, बेचैनी बनी रही। सड़क अंतहीन लग रही थी और कोहरा राजमार्ग के किनारों पर एक भूत की तरह चिपका हुआ था। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि वे जीव देख रहे थे, फिर से हमला करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। रेडियो पर बातचीत तेज हो गई। ट्रक ड्राइवर जीवों से बेचने के तरीके के बारे में सलाह का आदान प्रदान कर रहे थे। उन लोगों की कहानियां साझा कर रहे थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। भय स्पष्ट था, एक साझा अनुभव जिसने हमें अज्ञात के सामने एक साथ बांध दिया। हर मील के साथ शहर की रोशनी एक दूर की याद बन गई। आगे की सड़क एक अभेद्य कोहरे में समा गई और रेडियो एक बार फिर चुप हो गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। जैसे ही मैं उस परिचित मार्ग के पास पहुंचा जहां मैंने पहली बार जीवों का सामना किया था, मेरे ऊपर भय की भावना छा गई। कोहरा घना हो गया और अदृश्य आंखों के भार से वातावरण भारी हो गया। तब मुझे एक भयावह एहसास हुआ। ये सड़क एक लूप थी, एक अंतहीन सर्किट जो यात्रियों को अलौकिक के केंद्र में वापस लाता था। शहर की रोशनी, रेडियो पर सौहार्द, सभी भ्रम धोखा देने के लिए थे। जीव दूरी से बंधे नहीं थे, वे समय से बंधे थे।
हमेशा उन लोगों को परेशान करते थे जो इस शापित मार्ग को पार करने की हिम्मत करते थे। कोहरे में एक कर्कश दहाड़ गूंजी और मुड़ी हुई आकृतियां एक बार फिर उभरी। उनकी काली आंखें मेरी आत्मा में घुस गई। उनके खुले मुंह से एक अलौकिक विलाप निकल रहा था। मैंने गैस पैडल पर अपना पैर पटक दिया, इंजन विरोध में दहाड़ते हुए, लेकिन ट्रक दुस्वप्न के घेरे में बंधा हुआ सा लग रहा था। जैसे जैसे जीव करीब आते गए, कोहरे ने सब कुछ निगल लिया और सड़क एक अंतहीन शून्य बन गई। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो थी वे आंखें, एक खाई जो सारी रोशनी को निगलती हुई सी लग रही थी। रेडियो एक आखिरी बार जीवंत हो उठा। भयभीत आवाज़ों का एक कोरस चेतावनी चिल्ला रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जीव करीब आ गए और दुनिया अंधेरे में डूब गई। और इस तरह प्रेतवादित राजमार्ग ने एक और शिकार को अपना शिकार बना लिया, जो अनंत रात और कोहरे में छिपे दुष्ट जीवों के हाथों खो गया। लूप जारी रहा, भय का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र जो बेखबर लोगों को एक अंतहीन दुस्वप्न में फंसाता रहा। सड़क आगे बढ़ती गई, कोहरे में लिपटी हुई, एक प्रेतवादित रास्ता जिस पर कुछ ही लोग चलने की हिम्मत करते थे और उससे भी कम लोग बच पाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए अब दुनिया में उसका सिवाय उसकी माताजी के उस अलावा और कोई नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। वो काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ काम तो कर लो, लेकिन वो अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वो पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाया करता था और देर रात को लौट कर आता था। उसकी माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसका और खुद का पेट पालती थी। चेतन को बचपन से ही भूतों और प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो रोज़ रोज़ अपने दोस्तों से नई नई हॉन्टेड जगहों के बारे में जानकारियाँ लेता रहता था। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर पर जो जंगल है ना, छोटा सा, उसे काफ़ी डरावना माना जाता है। कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था और तभी से अगर रात के 12 बजे के बाद उस जंगल के आसपास भी कोई चला जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़का जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहाँ तो गांव के लोग रोज जाते हैं कुएं से पानी भरने, तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देते हुए कहता है, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या उस कुएं के आसपास जाते हैं वो जीवित नहीं जाते, और गांव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय उस कुएं के आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं, लेकिन रात में मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो उस जगह का भी टेस्ट कर लेते हैं आज। चेतन की ये बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से और बड़ी हो गई। यार तू पागल है क्या? आज तक वहाँ पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर विवाह करने भी उसके साथ देते हुए कहा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन भाई मेरी बात मान ले और इस जगह पर जाने की गलती मत करना। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक हो यार। आज तक जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऐसा क्या है? ये तो बस लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई है। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है तो तू वहाँ नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है तो नहीं जाऊँगा। लेकिन चेतन मन ही मन उस जगह जाने का अपना पूरा मन बना चुका था।
उसने काफ़ी देर अपने दोस्तों से बातचीत की और करीब रात के 9 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर माँ उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, आ गई तुम? चेतन ने माँ के सवाल के जवाब में कहा, हाँ माँ, आ गया। लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्से में ना बोलूँ तो और क्या करूँ? तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का यही है, दिन भर सोना और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना। काम धाम तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की ये बातें सुनकर चेतन कहता है, अरे माँ, आपकी कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही कोई काम ढूंढता हूँ। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, ये तो तुम रोज़ ही कहते हो, लेकिन करते किसी की भी नहीं। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। माँ की बात सुनकर चेतन फ़ौरन हाथ धोता है और खाना खाने बैठ जाता है। चेतन खाना खाते हुए भी उसी हॉन्टेड जगह के बारे में सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और सोने के लिए कमरे में चला गया। लेकिन उससे सोना कहाँ था? उसे तो किसी तरह 3 घंटे बिताने थे। उसके बाद वो उस हॉन्टेड जगह का पता लगाने वाला था। फिर 3 घंटे बाद रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो ठीक झिंगोरों की आवाज़ें थी। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया हुआ था। चेतन अब उस डरावने जंगल में पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वो आगे बढ़ रहा था। हालांकि चेतन इससे पहले भी कई ऐसी डरावनी जगहों पर गया था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये तो सच में बड़ी डरावनी जगह है। कहीं राहुल सच तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ऐसी और जगहों पर गया था वो जगह भी तो इतनी ही डरावनी थी। अरे ये भूत भूत कुछ नहीं होता। उसे उस जंगल में घूमते हुए लगभग 50 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। उसने अपने मन ही मन में कहा, अरे यार, ये दोस्त लोग भी ना जाने कैसी कैसी बकवास जगहों के बारे में बताते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं मिला, अब तो वापस ही चलना पड़ेगा। जरा सुनिए। इस आवाज़ को सुनकर चेतन घबराकर पीछे पलटा और उसने देखा कि पीछे एक 21-22 साल की एक लड़की, जिसके हाथ में एक पानी से भरी बाल्टी थी, चेतन के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतनी रात को ऐसे अचानक उस लड़की को देखकर चेतन कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ जाती है तो वो देखता है कि वो लड़की लंगड़ा रही थी और उस लड़की के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दर्द में है। इसलिए चेतन ने सबसे पहले उस लड़की के हाथ से वो बाल्टी ली और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? चेतन के सवाल को सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम दिव्या है और मैं यही पास में ही अपनी झोपड़ी में रहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर पानी भरने आई थी। मैं पानी भर कर जा ही रही थी कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई और मेरे पाँव में मोच आ गई और तभी मैंने आपको देखा तो आपसे सहायता मांगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दिव्या की बात सुनकर चेतन बोला, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सब तो दिन में कुएं से पानी भरने आते हैं और तुम इतनी रात को क्यों कुएं से पानी भरने आई थी? चेतन की बात सुनकर वो लड़की कहती है, अरे दिन में किसी कारण से मैं नहीं आ पाई तो सोचा रात में ही भर लेती हूँ और तभी ये सब हो गया। अब आप ये सब छोड़िए ना, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? वो लड़की कुछ खींचते हुए बोली। उस लड़की को यूं खींचता देख चेतन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? चेतन की बात सुनकर वो लड़की चेतन से कहती है, वो सामने जो आप एक बल्ब देख रहे हैं ना, वो मेरे ही घर का बल्ब जल रहा है, तो आप बस वहाँ तक मेरी ये बाल्टी पहुँचा दीजिए। चेतन ने देखा तो सच में ही एक बल्ब जल रहा था। चेतन को ये देख हैरानी हुई, क्योंकि जब चेतन आया था तो यहाँ पर ऐसा कोई भी बल्ब नहीं था। लेकिन चेतन ने अगले ही पल इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और दिव्या के साथ साथ उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिया। चलते चलते चेतन ने दिव्या से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कभी कभी मेरे चाचा चाची मुझसे मिलने आ जाते हैं
तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का? इससे पहले कि चेतन कुछ और पूछता, उसने देखा कि दिव्या की झोपड़ी आ चुकी थी। उसने झोपड़ी के अंदर बाल्टी रखी और ज्यों ही बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ जोर से बंद हो गया। चेतन ये देखकर घबराते हुए कहता है, और वो भी अपने आप। जिसके बाद चेतन के कानों में एक जोरदार हंसी की आवाज़ गूंज जाती है। हंसी की आवाज़ सुनकर वो सामने की ओर देखता है और सामने उसे जो दिखता है उसे देखकर तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। वहाँ पर कुछ देर से दिव्या खड़ी थी। अब उसके स्थान पर एक बेहद खौफनाक और विवश चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थी, लंबे दांत थे और उसके मुंह से टपकता खून। इतने खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखकर चेतन के डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। वो हकलाते हुए उस औरत को पूछता है, तुम कौन हो और दिव्या कहाँ गई? चेतन की बात सुनकर वो औरत अपनी डरावनी आवाज़ में जवाब देते हुए कहती है, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। ये कहकर वो औरत चेतन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख चेतन डर जाता है। वो औरत चेतन का हाथ पकड़ती है। उसके बाद वो उसे झोपड़ी के एक कोने में ले जाती है और उसके हाथ में फावड़ा देते हुए कहती है, अब जल्दी जल्दी इस जगह को खोद। लेकिन चेतन की तो डर के मारे हालत ख़राब थी। वो हाथ में फावड़ा पकड़े कांप रहा था। अपने आदेश का पालन ना होते देख वो औरत गुस्से से भर जाती है, जिसके बाद वो चेतन का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। चेतन का दम घुटने लगता है, वो छटपटाने लगता है। चेतन दर्द में छटपटा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं था। उस वक्त चेतन को अपने दोस्त राहुल की वो बात याद आती है, भाई उस जगह पर आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। चेतन भी शायद अब ये समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है कि तभी एकाएक वो औरत एक जोरदार चीख मारती है और दूर जाकर गिरती है। उस औरत के दूर जाते ही चेतन धड़ाम से धरती पर आर गिरता है, लेकिन वो जल्दी से उठता है और देखता है कि सामने एक और खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है, एक मुसीबत कम थी क्या जो ये भी आ गई। लेकिन तभी वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां आमने सामने आ जाती हैं। वो खौफनाक चेहरे वाली लड़की उस दूसरी लड़की से कहती है, मनीषा तुमने एक बार फिर से मेरे बीच में आने की गलती कर दी है। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वो मौका ही नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर मनीषा हंसते हुए कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा कि किससे मौके की ज़रूरत पड़ती है और किसे नहीं। ये बात सुनकर वो खौफनाक औरत अपने मुंह से एक ज़ोरदार फूंक मनीषा की तरफ मारती है, जिससे मनीषा को कुछ नहीं होता। वो 1 इंच भी नहीं हिलती। ये देखकर वो खौफनाक औरत और ज़्यादा गुस्से से भर जाती है। वो इस बार अपनी आंखों से मनीषा पर प्रहार करती है, लेकिन इस बार भी उसकी प्रहार का मनीषा पर कोई असर नहीं होता। इस तरह उस खौफनाक लड़की के सारे प्रहार और सफल हो जाते हैं। जिसके बाद मनीषा उसकी ओर गुस्से से घूरते हुए कहती है, बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अब मेरी बारी। ये कहकर मनीषा अपने मन ही मन में कुछ पढ़ने लगती है। चेतन उन दोनों को बुत बनकर देखता रहता है और तभी एकदम से मनीषा उस खौफनाक लड़की की तरफ देखकर 2 बार जोर से फूंक मारती है, जिसके प्रभाव से वो खौफनाक लड़की दूर जाकर जलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वो धुआं बनकर गायब हो जाती है। ये देखकर मनीषा एक चैन की सांस लेती है और चेतन की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे साथ आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। ये झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकती है। जिसके बाद चेतन बिना उस लड़की से कोई सवाल किए उसके पीछे चलने लगता है। मनीषा उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो इस बार वो दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जिसके बाद मनीषा और चेतन बाहर आते हैं। चेतन मनीषा को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। चेतन की बात सुनकर मनीषा कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। चेतन मनीषा से और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने इस ख्याल को बाहर निकाला और अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है और वो हवा में उड़ रहा है। कुछ ही देर बाद
मनीषा की आवाज़ चेतन के कानों में फिर से सुनाई देती है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चेतन अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर के सामने खड़ा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहाँ पर मनीषा नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।